आजादी का अमृत काल चल रहा है, लेकिन भारत की जैन जी पीढ़ी शायद ही इस बात से वाकिफ हो कि आजादी हासिल करने के लिए जिस उम्र की आज की जैन पीढ़ी है, जैन जी है, उस उम्र में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिला दी। आज हम आपको ये एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो पंडित अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा से मिली। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी पर चढ़ने से 2 दिन पहले अपनी आत्मकथा को संपूर्ण किया। काकोरी ट्रेन लूट की वो पूरी कहानी जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। असल में 1925 आते आते आजादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों की माली हालत खराब हो चुकी। वो पाई पाई के मोहताज थे। किसी के पास साबुत कपड़े तक नहीं थे। उन पर जबरदस्त कर्ज हो चुका था। लोगों से जबरिया पैसा वसूलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि उन्होंने महसूस किया कि अगर लूटना है तो फिर अपने देशवासियों को क्यों क्यों उन्हें सरकारी खजाना निकाला जाए। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उन्होंने गौर किया कि गार्ड के डिब्बे में रखे लोहे के संदूक में टैक्स का पैसा होता है। उन्होंने लिखा कि एक दिन मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा कि गार्ड के डिब्बे से कुली लोहे के संदूक को उतार रही। मैंने नोट किया कि उसमें न तो जंजीर थी और न ही ताला जड़ा हुआ था। मैंने उसी समय तय किया कि मैं इसी पर हाथ मारूंगा। आत्मकथा में बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन लूट के बारे में विस्तार से बताया है। इस मिशन के लिए बिस्मिल ने 9 क्रांतिकारियों को चुना, जिनमें राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाक उल्ला खां, मुकुंदी लाल, मनमथनाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद थे। सरकारी धन लूटने के लिए बिस्मिल ने काकोरी को चुना, जो कि लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर रेलवे रूट पर एक छोटा सा स्टेशन था। वह स्टेशन आज भी उसी कंडीशन में है। ट्रेन लूट को अंजाम देने के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ एक टोही मिशन पर काकोरी गए। 8 अगस्त 1925 को उन्होंने ट्रेन लूटने की एक नाकाम कोशिश की। रामप्रसाद बिस्मिल ने आत्मकथा में लिखा है, हम लोग लखनऊ की छेदीलाल धर्मशाला के अलग अलग कमरों में ठहरे हुए। पहले से तय समय पर हम लोग लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचना शुरू हो गए। जैसे ही हम प्लेटफार्म पर घुसे, हमने देखा कि एक ट्रेन प्लेटफार्म छोड़ रही है। हमने पूछा कि ये कौन सी ट्रेन है। पता चला कि 8 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन, जिस पर हम सवार होने वाले। हम सब 10 मिनट देरी से स्टेशन पहुंचे तो हमने निराश होकर वापस धर्मशाला में लौटा। अगले दिन दोपहर यानी 9 अगस्त को ये सभी फिर काकोरी के लिए निकले। उनके पास 4 माउजर पिस्तौल और रिवॉल्वर थे। अशफाक ने बिस्मिल को समझाने की कोशिश की, राम, एक बार फिर से सोच लो, ये सही समय नहीं है, चलो वापस लौट चले। बिस्मिल ने उन्हें जोर से डांटा, अब कोई बात नहीं करेगा। जब अशफाक को लग गया कि उनके नेता पर किसी बात का असर नहीं होगा, तो उन्होंने एक अनुशासित सिपाही की तरह उनका साथ देने का फैसला किया।
तय हुआ कि सभी लोग शाहजहांपुर से ट्रेन पर चढ़ेंगे और काकोरी के पास पहले से तय स्थान पर जाएंगे। वहां पर गाड़ी की चेन खींची जाएगी और गार्ड के केबिन में पहुंचकर रुपयों से भरे बंदूक संदूक पर कब्जा कर लिया। आत्मकथा में बिस्मिल लिखते हैं, हमने तय किया कि हम किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं ट्रेन में ही ऐलान कर दूंगा कि हम यहाँ अवैध तरीके से हासिल किए गए सरकारी धन को हासिल करने आए। ये भी तय हुआ कि हम में से 3 लोग जिन्हें हथियार चलाने आते थे गार्ड के केबिन के पास खड़े होंगे और रुक रुक कर फायर करेंगे ताकि कोई केबिन तक पहुंचने की हिम्मत न कर सके। तय जगह पर ट्रेन की चेन खींची गई। चंद्रशेखर आजाद ने सवाल किया, अगर किसी वजह से चेन खींचने के बावजूद ट्रेन नहीं रुकी तो हम क्या करेंगे? इस संभावना से निपटने के लिए बिस्मिल ने समाधान दिया, हम ट्रेन में फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों डब्बों में चढ़े। अगर एक बार चेन खींचने से ट्रेन नहीं रुकी तो दूसरी टीम अपने डिब्बे में चेन खींचकर ट्रेन को रोके। प्लान तय होने के बाद 9 अगस्त को सभी लोग शाहजहांपुर स्टेशन पहुंचे। ये सभी स्टेशन अलग अलग दिशाओं से आए और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा था। सबने रोजमर्रा के कपड़े पहन रखे थे और अपने हथियार अपने फटे हुए वस्त्रों में ही छुपा रखे। उन्होंने डिब्बों में वो जगह ले ली जो चैन के बिल्कुल नजदीक थी ताकि उन्हें ट्रेन रुकने पर नीचे उतरने में ज्यादा वक्त नहीं लगे। रामप्रसाद बिस्मिल ने आत्मकथा में लिखा है कि जैसे ही ट्रेन ने सीटी दी और स्टेशन से आगे बढ़ने लगी, मैंने अपनी आंखें बंद की और गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही मुझे काकोरी स्टेशन का साइन बोर्ड दिखाई दिया, मेरी सांसें तेज हो गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक जोर की आवाज हुई और ट्रेन उसी जगह पर रुक गई जहां हमने तय किया। चेन बिल्कुल सटीक जगह पर तय की गई, खींची गई। बिस्मिल लिखते हैं, मैंने तुरंत अपनी पिस्टल निकाल ली और चिल्लाकर कहा, शांत रहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं। हम सिर्फ सरकार से वो धन लेने आए हैं जो हमारा है। अगर आप अपनी सीट पर बैठे रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जेवर खोने का बहाना बनाकर चेन खींची गई। ट्रेन रोकने से पहले एक और ड्रामा हुआ। अशफाक, राजेंद्र लाहिड़ी और सचिंद्र बख्शी ने सेकंड क्लास के टिकट खरीदे। सचिंद्रनाथ बख्शी अपनी किताब मेरा क्रांतिकारी जीवन में लिखते हैं, मैंने अशफाक से धीमे से पूछा, मेरा जेवरों का डिब्बा कहाँ है? अशफाक ने फौरन जवाब दिया, अरे वो तो हम काकोरी में ही भूल आए। अशफाक के बोलते ही बख्शी ने ट्रेन की चेन खींची। राजेंद्र लाहिड़ी ने भी दूसरी तरफ से चेन खींची। तीनों जल्दी से उतरे और काकोरी की तरफ चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर ट्रेन का गार्ड दिखाई दिया। उसने पूछा, चेन किसने खींची? फिर उसने हमें वहीं रुकने का इशारा दिया। उन्होंने जवाब दिया कि जेवर का डिब्बा काकोरी में छूट गया है, हम उसे लेने जा रहे हैं। तब तक हमारे सारे साथी ट्रेन से उतरकर वहां पहुंच चुके। हमने पिस्तौलों से हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। तभी मैंने देखा कि गार्ड ट्रेन चलाने के लिए हरी बत्ती दिखा रहा है। मैंने उसके सीने पर पिस्टल लगाई और उसके हाथ से बत्ती छीन ली। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी जान बख्श दीजिए। मैंने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अशफाक ने संदूक तोड़ना शुरू किया। अशफाक ने गार्ड से कहा, अगर आप हमारे साथ सहयोग करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आत्मकथा में बिस्मिल लिखते हैं, हमारे साथियों ने थोड़ी थोड़ी देर में हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी।
रुपयों से भरा लोहे का संदूक काफी भारी था। हम उसे लेकर भाग नहीं सकते थे, इसलिए अशफाक उसे एक हथौड़े से तोड़ने लगे। कई प्रयासों के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाए। सभी लोग अशफाक की तरफ रुकी हुई सांसों से देख रहे। तभी वह एक ऐसी घटना हुई जिसने वहां मौजूद क्रांतिकारियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 2 डिब्बे पहले ट्रेन का एक यात्री अहमद अली अपने डिब्बे से नीचे उतरा और गार्ड के केबिन की तरफ बढ़ने लगा। इन लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि कोई शख्स ऐसा करने की भी जरूरत करेगा। दरअसल अहमद महिला डिब्बे की तरफ बढ़ रहा था, जहां उसकी पत्नी बैठी हुई। क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी, उसने सोचा कि नीचे उतरकर पत्नी का हालचाल ले लिया जाए। उसको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ट्रेन में क्या होगा। बिस्मिल लिखते हैं, मुझे सारा माजरा समझने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन मेरे दूसरे साथी चीजों का उतनी तेजी से आकलन नहीं कर पाए। मनमथ नाथ बहुत उत्साही थे, लेकिन उन्हें हथियार चलाने का अधिक अनुभव नहीं था। जैसे ही उन्होंने उस शख्स को केबिन की तरफ आते देखा, उन्होंने उसको निशाने पर ले लिया। मैं उनसे कुछ कहता, इससे पहले मनमथ ने अपनी पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया। अहमद अली को गोली लगी और वो वहीं जमीन पर गिर गए। इस बीच अशफाक संदूक को तोड़ने में व्यस्त थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही। अंततः बिस्मिल ने हथौड़ा संभाला और संदूक के ताले पर पूरी ताकत से वार किया। ताला टूटकर नीचे गिर गया। सारे रुपयों को निकालकर चादरों में बांधा गया, लेकिन इस बीच एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। दूर से ट्रेन आने की आवाज सुनाई दी। सबको डर था कि सामने से आती हुई ट्रेन का ड्राइवर ये नजारा देखकर शक न करे। लुट रही ट्रेन के मुसाफिर भी अपनी जगह से हिलने डुलने लगे। उस समय कोई भी मुसाफिर ट्रेन से उतरकर भाग सकता, लेकिन किसी ने ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं। इस बीच बिस्मिल अपनी लोडेड माउजर हवा में लहराते रहे। बाकी साथियों से उन्होंने अपने हथियार छिपा लेने के लिए कहा। अशफाक से उन्होंने अपना हथौड़ा नीचे फेंक देने के लिए कहा। वो ट्रेन पंजाब मेल थी। वो बिना रुके आगे बढ़ गई। ऑपरेशन पूरा होने में लूट का ये ऑपरेशन पूरा होने में आधे घंटे का भी समय नहीं लगा। बिस्मिल लिखते हैं, मुझे महसूस हुआ कि सभी को एक मासूम व्यक्ति की जान जाने का गहरा अफसोस। उसकी गलती यही थी कि वो गलत समय पर गलत जगह था। मनमथनाथ को बहुत रंज था कि उन्होंने एक निर्दोष आदमी पर गोली चलाई। उनकी आंखें सूज कर लाल हो गई थी, वो रो रहे थे। बिस्मिल ने बढ़कर मनमथ को गले लगा दिया। इस लूट का पूरे भारत पर जबरदस्त असर पड़ा। जैसे ही ये समाचार फैला कि उत्तर प्रदेश में ट्रेन पर एक सफल हमला हुआ है, लोग इस हमले की वजह पूछने लगे। बिस्मिल लिखते हैं, जैसे ही लोगों को पता लगा कि इस हमले में बहुत कम लोग शामिल थे और इसका उद्देश्य सिर्फ सरकारी खजाने को लूटना था, उन्हें ये बात भी पसंद आई कि हमने ट्रेन से सरकारी पैसों के अलावा कुछ नहीं लूटा। बिस्मिल ने लिखा है, भारत के अधिकतर अखबारों ने हमें देश का हीरो करार दिया। अगले कई हफ्तों में युवाओं में हमसे जुड़ने की होड़ लगी। इस घटना को लोगों ने साधारण लूट की तरह नहीं लिया। इसे एक ऐसी घटना के तौर पर लिया गया जिसने भारत में आजादी की लड़ाई को एक बड़े कैनवास पर स्थापित कर दिया। सुबह तक डकैती की खबर अखबारों में जगह छोड़ने से पहले सभी लोगों ने उसका मुआयना किया कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद उस लोहे के संदूक से उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए ही मिले।
बिस्मिल लिखते हैं, हम सब गोमती नदी के किनारे कुछ मील चलकर लखनऊ शहर में दाखिल हुए। मनमथनाथ गुप्त ने अपनी किताब द लिव्ड डेंजरसली में लिखा, हम चौक की तरफ से लखनऊ में दाखिल हुए। ये लखनऊ का रेड लाइट इलाका जो हमेशा जागता रहता है। चौक में दाखिल होने से पहले आजाद ने सारे पैसे और हथियार बिस्मिल को सौंप दिए। आजाद ने सुझाव दिया कि क्यों न हम पार्क की बेंचों पर सो जाएं। आखिर हमने पार्क में ही एक पेड़ के नीचे अपनी आंखें मूंदने की कोशिश की। भोर होते ही चिड़िया चहचहाने लगी और हमारी आंखें खुल गई। जैसे ही हम पार्क से बाहर निकले, अखबार होकर का शोर सुनाई दिया, काकोरी में डकैती, काकोरी में डकैती। हमने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ही घंटों के अंदर ये खबर हर जगह फैल गई। छोड़ी गई चादर से मिला पहला सबूत। उस समय सबको लगा कि उन्होंने अपनी तरफ से घटना स्थल पर कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि ट्रेन के पास अफरा तफरी के बीच वो एक चादर छोड़ आए थे। उस चादर पर शाहजहांपुर के एक धोबी का निशान है। यहां से पुलिस को अंदाजा हुआ कि कहीं ना कहीं लूट में शामिल लोगों का संबंध शाहजहांपुर से है। पुलिस शाहजहांपुर में उस धोबी को ढूंढ निकालने में कामयाब हुई। वहां से उसे पता चला कि एक चादर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के एक सदस्य। इन क्रांतिकारियों के साथ कुछ साथियों ने भी छल की। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, दुर्भाग्यवश हमारे बीच भी एक सांप रह रहा था। वो शख्स का बहुत करीबी दोस्त था जिस पर मैं संगठन में आंखें मूंद कर विश्वास करता हूँ। मुझे बाद में पता चला कि ये शख्स ने सिर्फ काकोरी टीम की गिरफ्तारी बल्कि पूरे संगठन को नेस्तनाबूद करने के लिए जिम्मेदार है। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में इस शख्स का नाम नहीं लिया, लेकिन प्राची गर्ग ने अपनी किताब काकोरी द ट्रेन रॉबरी दैट शुक द ब्रिटिश राज में लिखा, बनवारी लाल भार्गव HRA के सदस्य थे। काकोरी डकैती में भी उनकी भूमिका हथियार सप्लाई की थी। बाद में चले मुकदमे में फांसी से बचने और सहायता के एवज में वे सरकारी गवाह बन गए। इस बीच चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने काकोरी हमले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम रखा, यानी जितनी लूट थी उतना ही इनाम रख दिया गया। इससे संबंधित इश्तेहार सभी रेलवे स्टेशन और थानों पर चिपकाए गए। काकोरी कांड के 3 महीने के अंदर एक एक करके इसमें हिस्सा लेने वाले सभी की गिरफ्तारी शुरू हुई। इस ऑपरेशन में, इस डकैती में सिर्फ 10 लोग शामिल थे, लेकिन 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। अशफाक, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, बनारसी लाल और कई अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। सबसे बाद में राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हुए। तब कानपुर से छपने वाले अखबार प्रताप की सुर्खी थी, पहली सुर्खी थी, भारत के 9 रत्न गिरफ्तार। इस अखबार के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इन सब पर न सिर्फ डकैती बल्कि हत्या का भी मुकदमा चला। अप्रैल 1927 में मुकदमे का फैसला सुनाया गया। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे भारत में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना समेत
अन्य इन क्रांतिकारियों के समर्थन में उतर आए। तब की केंद्रीय असेंबली ने वायसराय से अपील की कि इनके मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। बिस्मिल और अशफाक को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। ये तारीख थी 19 दिसंबर 1927। इस दिन रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को गोरखपुर जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। फांसी से 2 दिन पहले बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा पूरी की। उसी दिन अशफाक को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। मनमथनाथ गुप्त चूंकि 18 वर्ष के नहीं थे, इसलिए उन्हें केवल 14 साल की सजा सुनाई गई। सन 1937 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। सन 1939 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर दिया गया और आजादी से 1 साल पहले सन 1946 में उनकी रिहाई हुई। उन्होंने कुछ समय अंडमान की सेलुलर जेल में ही बिताया। 26 अक्टूबर 2000 को उन्होंने अंतिम सांस ली। तो ये कहानी थी उन क्रांतिकारियों की जिनके बारे में आज के हुक्मरान, आज की राजनीति सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है। कहानी के इन पात्रों में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल समेत तमाम क्रांतिकारियों ने उस समय जो लूट की थी, उस लूट ने भारत की आजादी का एक मार्ग प्रशस्त कर दिया। उसके बाद ही सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद एक दूसरे के संपर्क में आए और उसके बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां कभी नहीं थी। यहां तक कि सरदार भगत सिंह की फांसी और चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ में मौत से पूरा भारत दहल गया और पूरे भारत में युवाओं ने अंग्रेज सरकार की नींद हराम कर दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।